नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। क्या भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते हैं? क्या भारत में भी जनता सड़कों पर उतर सकती है? क्या यहां भी ऐसे सड़कों पर कोहराम मच सकता है जैसा हमने बांग्लादेश में देखा? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा ठहरिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश का विपक्ष कह रहा है। मौका था शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के लॉन्च का, जहां मंच पर असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, प्रियंका चतुर्वेदी और शशि थरूर और मनोज झा जैसे विपक्षी नेता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस मौके पर कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। 2024 की सफलता मामूली थी, लेकिन शायद बहुत कुछ करने की जरूरत है। सच तो यह है कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है। इस दौरान शाहीन बाग के आंदोलन का भी जिक्र हुआ। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बांग्लादेश से सबक लें, तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। कांग्रेस पार्टी के ही एक और नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि याद रखना नरेंद्र मोदी जी, जनता जितनी सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब तानाशाही थोपी जाती है तो लोग 5, 10 या 20 साल बाद जागते हैं और तानाशाह को 30 मिनट के अंदर भागना पड़ता है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि भारत के शासक बांग्लादेश से सबक ले। सवाल है कि आखिर ये नेता किस सबक की बात कर रहे हैं और भारत में किसको तानाशाह कह रहे हैं? बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी के प्रति नफरत में वे भारत से नफरत करने लगे। सलमान खुर्शीद और कांग्रेस बांग्लादेश की तरह भारत में हिंसा चाहते हैं और इसके लिए उकसा रहे हैं। तो आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे कि आखिर विपक्ष हिंदुस्तान की तुलना बांग्लादेश से क्यों कर रहा है। क्या हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने की सियासी धमकी है ये? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिटेल में सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, पूरी बात जानिए। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। हमारे देश में चीजों को उस तरीके से फैलने से रोका जा सकता है जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। यहां कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहां सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि 2024 की सफलता मामूली थी, लेकिन शायद बहुत कुछ करने की जरूरत है। सच तो यह है कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है, ये सलमान खुर्शीद ने कहा। अब कांग्रेस पार्टी के एक और नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा वो भी सुनिए। शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसिया। भारत का नंबर है। तो वो कह रहे हैं कि याद रखना नरेंद्र मोदी जी, इस देश की जनता एक दिन प्रधानमंत्री निवास में तुम्हारे घर में घुस जाएगी। सुनिए, जब बवाल बढ़ा, जब हंगामा हुआ, जब ये हुआ कि आखिर ये सलमान खुर्शीद ने क्या कह दिया, तो उनसे सलमान खुर्शीद से जवाब मांगा गया, उनसे पूछा गया कि आपने क्या कह दिया। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। I'll go back. Your own party has distanced itself. No. Your own party has Please. distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to say if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private.
तो मैंने जो कहा वो सार्वजनिक तौर पर कहा, निजी तौर पर कुछ नहीं कहा। और जो आप यहां पर सवाल पूछ रहे हैं, आपको इस बात का सम्मान करना चाहिए कि मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये सलमान खुर्शीद का इसके बाद रिएक्शन आया। देखिए, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, संपादक है आप इंडियन मिलिट्री रिव्यू को, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं आप। हमारे साथ ताहिर सईद हैं, प्रवक्ता हैं जेके पीडीपी के। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विवेक श्रीवास्तव को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेफ्ट के नेता हैं। के शर्मा मेरे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन तहसीन, शुरुआत में आपसे करूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं। क्या आपको लगता है सलमान खुर्शीद ने जो कहा वो सही कहा? भारत बांग्लादेश बन सकता है? अव्वल तो मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनकी सर्विस की वजह से हम जैसे लोग सुरक्षित हैं। सो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। 2 या 3 चीज़ देखो, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भारत और बांग्लादेश का मुद्दा, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट। और ये बहुत कम मौके आते हैं हमारी राजनीति में कि सरकार और विपक्ष दोनों एक ही पेज पे। और हमने देखा है कि चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, बांग्लादेश को लेकर एक पेज पे रहे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो राहुल गांधी जी हो। शेख हसीना भारत की दोस्त थी, बांग्लादेश भारत का सबसे इंपॉर्टेंट नेबर है। और वहाँ पे जो होता है वो सीधे तरीके से हमें इफेक्ट करता है। 2 या 3 रीजंस। एक तो हमारी बॉर्डर इतनी बड़ी उनके साथ, दूसरा जो पलायन होगा उसमें भारत को बहुत दिक्कत होगी, और तीसरी चीज जो अब पॉलिटिकल पार्टीज आएगी, खालिदा जिया और जो इस्लामिक पार्टी आएगी, वो चीन और पाकिस्तान परस्त है, तो उससे भारत को बहुत नुकसान होगा नेबरहुड में। हम अगर डिस्कशन करना चाहते, कोई इंडिविजुअल भाजपा का नेता, कोई कांग्रेस का नेता क्या कहता है वो जरूरी नहीं है, भारत का ऑफिशियल पोजीशन क्या है। दूसरी चीज अगर हमें डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना चाहिए कि रॉ डेस्क कर क्या रहा था। शेख हसीना के साथ जो हो रहा है ये अब से नहीं हो रहा है, 2022 से 2023 से हो रहा है। मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको इंटरवीन करूंगा बीच में। आपने कहा कोई नेता इंडिविजुअली क्या कह रहा है हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सर, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद, कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, एक देश के जाने माने एडवोकेट हैं, और वो कई सारी पोजीशन होल्ड कर चुके हैं। वो देश की वो अगर कोई ऐसा छोटा नेता होता जिसको विदेश नीति का ज्ञान नहीं होता, वो अगर ऐसी कोई बात कहता तो मैं आपकी बात से सहमत होता। जो इस देश के विदेश मंत्रालय के पोर्टफोलियो को होल्ड कर चुका हो, अगर वो ऐसा कहता हो, तो हम कैसे मान ले कि एक इंडिविजुअल बयान है? ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बांग्लादेशियों को टर्माइट्स, दीमक कहा था, जिन्होंने पलायन किया था भारत के अंदर, दीमक कहा था। उसके बाद बांग्लादेश ने ऑफिशियली तो उससे जस्टिफाई हो जाता है, ये मांगनी पड़ी बिहाइंड द सीन्स ट्रैक 2 से। तो प्लीज आप मेरे बीच में बोलेंगे, मैं शो छोड़ दूंगा। आप जानते हो मैं अपनी बात समाप्त करूं, उसके बाद पूछिए। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, आई डोंट लाइक इट। यू कॉल्ड मी एज अ गेस्ट, गिव मी द रिस्पेक्ट प्लीज। लेट्स बी सिविल टू ईच अदर, लेट्स नॉट डू दैट। थैंक यू। जब अमित शाह जी ने कहा, उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ, उसके बाद किस तरह का नुकसान हुआ। मुझे याद नहीं कि उस पर हमने अमित शाह जी की क्लास ली थी। यार किसी ने कुछ कहा, एक व्यक्ति ने कहा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी और फॉरेन मिनिस्टर पास में रहे, उन्होंने कहा नहीं कहा नॉट इंपॉर्टेंट। भारत के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है? वहां पर 20,000 भारतीय इस वक्त स्टक है, उनको हम कैसे निकालेंगे पूरी तरह से बाहर। अभी कुछ आए बात, दूसरी बात वहां पर हिंदू के साथ जो नुकसान हो रहा वो जरूरी है, उसके लिए प्लान क्या है अब तक मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मैं दोबारा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। अब 6 बज चुके, अब तक भारत सरकार का कोई प्लान नहीं वहां पे हिंदुओं पे क्या अटैक हो रहा है उसके ऊपर। आज भी उनका है कि हम उस पर कुछ बातचीत करेंगे। क्या प्लान है हिंदुओं पे जो अटैक हो रहा है, जो मंदिर टूट रहे? देखिए वो जरूरी है। एक इंडिविजुअल कौन क्या कहता है, वो गलत कह रहा है सही कह रहा है, कांग्रेस ने उसे डिस्टेंस कर दिया। कांग्रेस और भाजपा एक पेज पे, हम उस पर फोकस करें, हम हिंदू भाइयों को कैसे बचाएं, सिख भाइयों को कैसे बचाएं। इस तरह की बात कल एक भाजपा, एक लास्ट टाइम, कल एक भाजपा जी, कल एक भाजपा का समर्थक था मेरे साथ शो पे, कहता है हम बांग्लादेश को मिसाइल से मारेंगे। मतलब इस तरह की बातें होती है नेशनल टीवी पे, हम कर सकते हैं इस तरह की बातें। बिल्कुल तो हम इसको इस दिशा में ले जाए, मुझे लगता है देश का भी फायदा होगा, और एक मैच्योर देश की तरह, मैच्योर ऑपोजिशन और मैच्योर सरकार की तरह हम देश दुनिया के सामने। तहसीन, बिलीव मी, अगर वो भाजपा के विदेश मंत्री के तौर पर किसी नेता ने जो विदेश मंत्री रह चुका हो, अगर वो बात कही होती ना, तो आज हम उस पर भी शो कर रहे होते और आप उसी पैनल बैठे होते। क्या कहा था? आप उसी पैनल बैठे होते। गृह मंत्री ने जब कहा था, गृह मंत्री जी ने क्या कहा था? आप कह हम कल की बात कह रहा हूं सलमान खुर्शीद गलत है। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं सलमान खुर्शीद गलत है, आप एक बात कह लीजिए अमित शाह गलत है। वेरी गुड। अगर आप कह रहे हैं सलमान खुर्शीद गलत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पर कोई एक्शन हुआ क्या?
मैं सलमान खुर्शीद नहीं, मैं तो भगवंत मान की बात कर रहा हूं, मैं तो सज्जन सिंह वर्मा की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। एक मिनट आप रुकिए, मैं आता हूं, उसी मुद्दे पर आता हूं। सुशील पंडित जी, क्या क्योंकि सलमान खुर्शीद ने गलत कहा, यह मान लिया तहसीन पूनावाला ने, लेकिन सलमान खुर्शीद क्या इतने कम जानकार हैं? सलमान खुर्शीद को पता नहीं है इस बयान की ग्रेविटी कि भारत बांग्लादेश बन सकता है? उन्होंने ऐसे कह दिया इंडिविजुअली। गौरव, आप समझिए, ये उन लोगों की हताशा और कुंठा है जो चुनाव नहीं जीत पाते और ये एक ख्याल, ये सपना पाले बैठे हैं कि यहां पर भी ऐसा ही कुछ बलवा हो जाए, सड़क पर लोग उतर आए, अफरा तफरी मच जाए, श्रीलंका जैसा कुछ हाल हो जाए, बांग्लादेश जैसा कुछ हाल हो जाए, तहरीर स्क्वायर जैसा कुछ हाल हो जाए और लोग हमको तश्तरी में उठाकर सत्ता दे दें, क्योंकि चुनाव जीतने की हमारी अब गुंजाइशें बहुत कम बच गई। ये उस कुंठा और हताशा से निकले हुए बयान हैं। दिक्कत यही है कि लोकतंत्र में रहते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हुए लोकतंत्र से भरोसा उठ गया है। ये कारण है और कोई कारण नहीं है। और इसको आप ये कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद को, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े लीडर को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? अरे लोकतंत्र के जरिए भी 99-98 सांसद जीत के आए सर उनके। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, चुनावों के द्वारा आई गई खालिदा जिया की सरकार को अगर वहां की फौज कहती है कि आपके पास 45 मिनट, शेख हसीना सर, शेख हसीना, शेख हसीना को कहती है कि आपके पास 45 मिनट हैं और इस 45 मिनट में आप जान बचा करके भाग जाएं तो गनीमत समझें। ये फौज ने वहां तख्ता पलट किया है। फौज के जनरल ने आकर के उसको चेतावनी दी है और उसकी उल्टी गिनती शुरू की है और केवल निकल जाने तक का उसको समय दिया है। आप इसको लोकतंत्र पर हमला नहीं मानते तो क्या मानते हैं? सड़क पर उतर करके जिन लोगों ने आंदोलन किया, उन्होंने आज बिजली के खंभों से लाशें लटकाई हुई हैं, पेड़ों से लाशें लटकाई हुई हैं, लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया है, मंदिर तोड़ने शुरू किए हैं, दुकानें लूटनी शुरू की हैं, बसें जलानी शुरू की हैं। ये लोग सिर्फ ये लोग क्या एक लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे थे? ये क्या लोग एक शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे? ये उस देश की मटिया पलीत कर रहे थे जो देश आज पाकिस्तान के मुकाबले अपनी अर्थव्यवस्था में, अपने दैनिक जीवन के स्तर के संबंध में कहीं आगे निकल चुका है। और ये उन लोगों को बचता नहीं है जिन लोगों ने इसकी जान आफत में डाली हुई थी 1971 तक। उनसे पिंड छुड़ाकर आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वाकई वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे देश में लोग भारत की तुलना बांग्लादेश से क्यों करने लग गए? ताहिर सईद, क्यों तुलना कर रहे हैं आप लोग भारत की बांग्लादेश से? किस स्तर पर आप तुलना कर सकते हैं? वहां 2-2 बार तख्ता पलट हो गया है, आप यहां तुलना कर रहे हैं उसकी बांग्लादेश से? देखिए गारो जी, हमने कोई बांग्लादेश से कोई तुलना नहीं की। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि महबूबा जी ने जो स्टेटमेंट दिया, जाहिर सी बात है जब आपके नेबरहुड में, आपके हमसाया के घर में कोई चीज़ होती है, कोई लड़ाई होती है, कोई मामला होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस लड़ाई का असर जो है आपके नेबर पर पड़ता है, उस पर चर्चा होती है और वही चर्चा हमने की है। अच्छा। महबूबा जी ने जो बात कही है, उन्होंने यही कहा है कि जिस वक्त जब आप अपने लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जब नौजवान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब आप उनको डेमोक्रेटिकली अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करने की इजाजत नहीं देते। बांग्लादेश में क्या हुआ? कुछ महीने पहले वहां चुनाव हुए, पूरी अपोजिशन को जो है उनको जेल में भर दिया गया था, उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया था। वहां चुनाव तो हुए लेकिन चुनाव नहीं हुए, बनना शेख हसीना वाजिद को ही था। तो जाहिर सी बात है जो चीजें वहां हुई, इसी तरह की कोशिश तो यहां पर भी की गई। क्या कोशिश हुई सर, बताइए जरा ताहिर सईद। वहां चुनाव हुए, विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया, आपकी खुद की पार्टी लीडर ने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? हार गई वो अलग बात है, चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? अगर आप मुझे नहीं गारो जी मेरी बात सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए ताहिर सईद, मेरा सवाल सुनिए। ऐसे मैं आपको क्लियर ओपन नहीं दे सकता। सवाल सुनिए, आपने कहा कि बांग्लादेश में जो है वो यहाँ भी है, क्या है यहाँ पर बांग्लादेश जैसा? क्या यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? क्या यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती? क्या आपके नेता ने चुनाव नहीं लड़ा? बदकिस्मती गारो जी, बदकिस्मती यह है
कि कश्मीर के लोगों की आवाज को आपने हमेशा दिल्ली में बैठ के सप्रेस किया है, वही यहां पर भी किया जा रहा है। अगर आपने सवाल पूछना, आवाज सप्रेस करना कैसे? ताहिर सईद, सवाल पूछ रहा हूं, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, बोलिए। किस्मत ये है, दिल्ली में बैठे लोग, आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए, जवाब दीजिए सवाल का। दबाते आप हमेशा सुन लीजिए, मुद्दे पर आइए और सवाल का जवाब है तो सवाल का जवाब दीजिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए ताहिर सईद। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताइए। कहते हैं मैं इस डिबेट को इस लाइन पर नहीं लेके जाना चाहता था, लेकिन आपने बात की, मैं आपको बताऊंगा। हमारी नेता को इलेक्शन लड़ने दिया गया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, हमारी नेता को सड़क पर आना पड़ा अपने पोलिंग एजेंट्स को पुलिस स्टेशन से निकालने के लिए। क्या आपको मालूम है कि इलेक्शन से पहले हमारे पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया? क्या आपको पता है कि कैंपेन के दौरान हमें कितना हैरेस किया गया? लेकिन मैं जो आपको कह रहा था, मैं पूरे देश की बात कर रहा था। यहां इलेक्शन से पहले क्या कोशिश की गई? क्या अपोजिशन को जेल में डालने की कोशिश नहीं की गई? यहां पर महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है? अगर महबूबा जी बात करते हैं, उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट से बात की। हम हरगिज ये नहीं चाहते हैं ना, हम कहते हैं कि बाहर के लोग सड़कों पर आएंगे। हमारे पास एक विकल्प है, हमारे पास एक विकल्प है जो वोट के जरिए हम सरकार बनाते हैं। लेकिन हर एक डिक्टेटर के लिए इसमें एक लेसन है जो हम बात कर रहे हैं। एक मिनट, कश्मीर में क्या लोगों ने वोट नहीं डाला? 1, कश्मीर में क्या लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा? 2, कश्मीर में क्या वहां पर लोगों को आतंक के साए में सेना सुरक्षा नहीं दे रही है और वहां पर लोगों को आतंकियों से नहीं बचा रही है? 3, और कश्मीर में क्या युवाओं के लिए काम नहीं हो रहा है? 4, और जिन पोलिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पोलिंग एजेंट्स ने अगर कुछ गलत किया तो उनके ऊपर एक्शन हुआ, आपके अकेली पार्टी के ऊपर थोड़ी ना। लेकिन अभी मुद्दा वो नहीं है। नो, अभी ताहिर सईद मुद्दा वो नहीं है। ताहिर सईद अभी मुद्दा वो नहीं है। अभी दूसरे पैनलिस्ट है, रुक जाइए। नो, अभी मुद्दा वो नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, अब मैं आपके पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, क्या आप भी सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन करते हैं? जी, अब आप मेरे को थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिए। सबसे पहले आधिकारिक तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन और जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें सभी अपोजिशन पार्टीज ने इंडिया अलायंस के लिए बोला है कि वी सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाटएवर स्टैंड यू टेक और फुल कोऑपरेशन विल बी गिवन टू यू। लीडर ऑफ अपोजिशन पर्सनली मिले एस जयशंकर के साथ और वहां भी उनको एश्योरेंस दी और उनसे पूछा भी कि क्या कदम भारत सरकार उठाएगी। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने भी क्लैरिफाई किया कि ये तो सलमान खुर्शीद साहब ने एक व्यक्तिगत बयान दिया था, ऑफिशियल होकर के कांग्रेस या इंडिया अलायंस का बयान नहीं है। नंबर 3, पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे मेरे ख्याल से जो सलमान खुर्शीद साहब ने खुद भी कहा, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, हिज वाइफ इज एन इंटेलेक्चुअल, दे आर थिएटर पर्सनैलिटीज और बहुत बड़े वकील भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, तो उनको एक छुटभैया नेता के रूप में ना लिया जाए। एक इंटेलेक्चुअल के रूप में अगर वो कह रहे हैं, कोई कंसर्न दिखा रहे हैं देश की डेमोक्रेसी के बारे में, तो मेरे ख्याल से उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से सुनना चाहिए, एनालाइज भी करना चाहिए। ना वो आदमी देशद्रोही है, he is a patriot, he has been a part of the political system for a long time। और अगर वो कोई डर दिखा रहे हैं प्रजातंत्र के प्रति, उसको हेल्दी रूप में हमें समझना जरूर चाहिए। नहीं तो समझाइए मुझे, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव समझाइए मुझे। एग्जैक्टली मैं इसी लाइन पर सवाल पूछ रहा हूं। सलमान खुर्शीद की बात का आप समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश बन सकता है, आप ये कह रहे हैं, समझाइए कैसे, समझाइए। हाँ, नहीं, अब मैं क्या हाँ, हमें ज्यादा रेटरिक नहीं करना चाहिए। मैं बड़े आराम से बोलूंगा और आप सुनते जाइए। मैं बड़ा क्लियर आदमी, मैं बहुत आराम से सुन रहा हूं, समझाइए। बिल्कुल नहीं हूं। हाँ। और मैं बिल्कुल बेबाक बोलता हूं, सुनते जाइए। व्यक्तिगत रूप से मेरे हिसाब से सलमान खुर्शीद साहब ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। वो पेट्रियाटिक देशभक्त हैं। भारत की भूमि पे उनका एक योगदान है इस देश के प्रति, एज अ मिनिस्टर, एज अ पॉलिटिशियन। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साहब सलमान खुर्शीद एक देशद्रोही आदमी है जो हिंदुस्तान के अंदर दंगे को फैलाने के लिए बयान दे रहा है, तो जो ये कह रहे हैं उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे मुझे हंसी आती है। नंबर 2, बिल्कुल इज करेक्ट, देयर आर पैरेलल्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपको समझना पड़ेगा, वहां पे एक सरकार थी जो सरकार थी नहीं। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, लाइफ ग्रे होती है। शेख हसीना के इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो हमारे लिए एक अच्छी नेता थी, ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि शेख हसीना ने अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी का गला घोट रखा था। 10 साल से उनकी जो मेन ओपोनेंट थी वो अरेस्टेड थी। ऑपोजिशन को इलेक्शन बाइकआउट करना पड़ा। एक तरफा आप सत्ता में आते हैं, अपनी नीतियों को डालते हैं, एक एजुटेशन होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट 21 तारीख को अपनी रूलिंग देता है वहां पर। उसी प्रकार से हमारे देश में हमें सत्ता में रहने के लिए, जो हम कहना चाहते हैं बड़ी क्लियर तरीके से, सरकारी तंत्र, सरकारी इंस्टीट्यूशंस, इनका दुरुपयोग ना हो। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। इस देश में चुनाव होते हैं कि नहीं होते हैं? इस देश में विपक्ष चुनाव लड़ता है कि नहीं लड़ता है? आपकी पार्टियों ने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? अच्छा, और उससे बड़ा सवाल, इस देश में लोकतंत्र है या नहीं, बता दीजिए। मेरे पास जनरल जीडी बख्शी है, उनके पास जाना है। मैं सारा टाइम आपको नहीं दे सकता। सुनिए ना सर,
हाँ नहीं, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। इसी मीडिया के ऊपर कम्युनिस्टों को, मुझको देशद्रोही कहा जाता है, चाइनीज एजेंट कहा जाता है, जबकि हम चुनाव मैंने लड़ते कभी हैं। नहीं कहा। राहुल गांधी को मैंने चाइनीज आपको कभी एजेंट कहा देशद्रोही नहीं जाता कहा। है। इनफैक्ट मैंने जाता है कि सलमान कांग्रेस खुर्शीद को भी पार्टी का देशद्रोही नहीं कम्युनिस्ट पार्टी कहा। ऑफ चाइना के साथ। हाँ तो मैं नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं जो इन पैनलों पे आजकल सो कॉल्ड गोदी मीडिया के पैनलों पे जो डिस्कशन चलते हैं, जिसमें अपोजिशन को कहा जाता है कि कहता है उसको बोलिएगा सर। हुआ ही नहीं, सर हमने देश को लूटा। जो कहता है उसको बोलिएगा, या मत बोलिए। हम सब ना आपको इस प्लेटफॉर्म पे कभी देशद्रोही कहा गया है और ना ही सलमान खुर्शीद को कहा गया है। जो कहता होगा उसको बोलिएगा। जनरल बख्शी मेरे साथ आ चुके हैं। एक मिनट जनरल बख्शी मेरे साथ आ चुके हैं। एक मिनट जनरल बख्शी मेरे साथ आ चुके हैं। जनरल बख्शी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है जनरल बख्शी तक आवाज नहीं जा रही। तहसीन हेलो। अच्छा आ रही है सर? हेलो आ रही। जनरल बख्शी मुझे बताइए, यहाँ पर सलमान खुर्शीद का बयान तो आपने देखा होगा सर, वो ये कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश बन सकता है। अग्री करते हैं आप? क्योंकि यहां पर बैठे लेफ्ट के नेता अग्री करते हैं इसके बयान से, इस बयान से। भारत बांग्लादेश बन सकता है कहने का अभिप्राय मुझे समझ नहीं आया। क्या वो कह रहे हैं कि इसी तरह तख्ता पलट एक ऑरेंज रेवोल्यूशन करके, एक मैदान रेवोल्यूशन करके CIA या चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की सरकार को उखाड़ सकती है? वेल बेस्ट ऑफ लक टू यू। आई डोंट थिंक भारत बांग्लादेश है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र बिल्कुल बाहुल है, बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल स्ट्रांग है। आपकी देखिए इलेक्शन हुई और ऑपोजिशन आई, उसने उसमें हिस्सा लिया, उनको भी जो उनकी वोट शेयर इंक्रीज हुई, रूलिंग पार्टी की वोट शेयर घटी। सब पब्लिक जो चाहती है वो करती है यहाँ। दिस इज द फ्रीएस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम भी देख रहे हैं अमेरिका की डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, किस तरह गोली मारने की कोशिश की जा रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। तो हमें लोग ना सिखाएं तो अच्छा है। ये बड़ी बात आपने कह दी। Let them keep their bloody advice to themselves। ये आपने बड़ी बात कह दी सर। और मेरे पास एक ग्राफिकल रिपोर्ट है, भारत बांग्लादेश क्यों नहीं बन सकता। पीसीआर वो रिपोर्ट लेकर आइए, वो रिपोर्ट लेकर आइए, फिर हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे बयान आ रहे हैं, भारत बांग्लादेश से सबक ले, भारत बांग्लादेश कहीं बांग्लादेश ना बन जाए, कहीं प्रधानमंत्री के निवास में कहीं पर लोग ना घुस जाएं, ये जो कहा जा रहा है। अब देखिए, नेता वोटों की राजनीति के चक्कर में भले ये बोल रहे हैं कि भारत का हाल भी बांग्लादेश की तरह होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये भारत है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक महाशक्ति। भारत कभी भी बांग्लादेश नहीं बन सकता। क्यों? आपके सामने वो रिपोर्ट हम लेकर आते हैं। बांग्लादेश में 2 बार तख्ता पलट हुए हैं, जबकि भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बांग्लादेश में विपक्ष ने कई बार चुनाव का बहिष्कार किया है, लेकिन भारत में स्वस्थ चुनावी प्रक्रिया है और विपक्ष हमेशा इसका भागीदार रहा है। और ताजा उदाहरण अभी हुए लोकसभा चुनाव है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक निशाने पर हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और वो ये खुद कहते हैं। तो फिर बांग्लादेश बन सकता है भारत, ये कहने वाले कौन होते हैं ये लोग जो भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं? के शर्मा अगर मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के, तो उनको जोड़िएगा। अच्छा, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन भाई सुशील पंडित जी, कैसे, किस आधार पर ये लोग क्या अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए देश को भी ताक पर रख सकते हैं, देश को भी दांव पे लगा सकते हैं? इसमें क्या शक है, आप मुझे बताइए। जो लोग कह रहे हैं कि हमें चैनल्स पे गद्दार कहा जाता है, आज तक क्या कांग्रेस पार्टी ने इस बात की सफाई दी है कि उन्होंने चीन के साथ जो MOU साइन किया था उसके डिटेल्स क्या हैं? उसकी तस्वीरें तो सामने हैं। शी जिनपिंग और सोनिया गांधी खड़े हैं और राहुल गांधी दस्तावेज इस पर साइन कर रहे हैं। आज तक इन्होंने मना नहीं किया कि MOU साइन किया था। जब चीन हमारी सीमा पर चढ़ दौड़ता है और इस देश का एक बड़ा सत्ताधारी दल उस वक्त ये सत्ता में थे, ये UPA का शासन था, तब ये किस तरह के समझौते करते हैं चीन के साथ और चीन को लेकर के इनके कैसे बयान रहते हैं। मैं विवेक जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, कई बार मिला हूं, लेकिन इनसे पूछिए क्या 1962 के युद्ध में CPM का रवैया ये नहीं था कि भारत का दोष है? क्या CPM ने अच्युतानंदन को परेशान नहीं किया क्योंकि उन्होंने वहां रक्तदान शिविर लगाए थे केरला में? उनका अपना बयान है कि आज तक मुझे उसके लिए सताया गया। ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, आधिकारिक तौर पर मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं और आप इसकी पुष्टि करा सकते हैं। यही मणिशंकर अय्यर 1962 के समय कैम्ब्रिज में थे, यहाँ UK में।
ये कम्युनिस्ट छात्र एक्टिविस्ट थे और इन्होंने 1962 में चीन की सेना के लिए चंदा इकट्ठा किया, भारत के लिए नहीं। लेफ्ट का ये रुझान रहा है। उन्होंने भारत के हितों को हमेशा गौण किया है जब साम्यवादी, अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन की बात हुई है। और इसलिए इन पर ये आरोप लगते हैं तो इसकी कोई वजह है, वो उस वजह को वो भीतर झांक करके देखें। भारत का जब विभाजन हो रहा था तो यही लेफ्ट था, गंगाधर अधिकारी थीसिस थी कि भारत के 17 टुकड़े होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे हैं तो कम से कम 2 तो हो ही जाए पाकिस्तान के। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान डिमांड का अच्छा, एक चीज और कहता हूं, देखिए सुशील जी, क्योंकि आप कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, मेरे साथ पैनल में पीडीपी से एक प्रवक्ता है, वो भी कश्मीर से हैं, और सलमान खुर्शीद ने क्योंकि कश्मीर का रेफरेंस भी दिया, इसलिए हम कश्मीर में यह भी दिखा रहे हैं कि कैसे आतंकवाद घटा है, वो भी हम दिखा रहे हैं। जनरल बख्शी, 1 मिनट आ रहा हूं, सुशील पंडित की बात पूरी हो जाए। बोलिए सुशील पंडित। मैं आ रहा हूं जनरल बख्शी। गौरव जी, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। इस देश की सरकार ने यह तय किया कि विवेक जी, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि वो हमारी सार्वभौमिक सीमा से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है। महबूबा मुफ्ती उस वक्त मुख्यमंत्री थी, वो मुंबई जाकर के कहती हैं कि हमें सीईपीसी में भाग लेना चाहिए, देश की विदेश नीति के खिलाफ जाकर के। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कहा कि हमें भाग लेना चाहिए क्योंकि इसके लिए कश्मीर का रास्ता मध्य एशिया की तरफ जाके खुलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था बनेगी। उस वक्त भारत की घोषित विदेश नीति का सार्वजनिक विरोध किया था महबूबा मुफ्ती ने, मुख्यमंत्री। मैं इस पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे जवाब लूंगा सुशील जी, लेकिन मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जुड़ रहे हैं, जो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चिंता जता रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। मैं पहले देवकीनंदन जी के पास जाऊंगा। देवकीनंदन जी, बांग्लादेश में क्या हो रहा है पिछले 2 दिन से हम सब देख रहे हैं। भारत में एक बहस छिड़ गई है, विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत का भी हो सकता है। आप क्योंकि वहां पर इस वक्त अमेरिका में हैं, एक दुनिया भर में बांग्लादेश को लेकर बातचीत हो रही होगी, वहां से बैठकर आप क्या देख रहे हैं, और क्या वाकई ऐसा लगता है आपको? देखिए गौरव जी, मैं अमेरिका में बैठा हूं और मुझे यहाँ बैठे बैठे भी चिंता है, और जिन जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं उन सभी सनातनियों को और अन्य धर्मावलंबियों को भी इस बात की चिंता है। और वो लोग कह रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है कि हम लोग बगल में भी होते हुए इन दृश्यों को देख रहे हैं कि जिस देश में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित ना हो, जहां प्रधानमंत्री को भगा दिया जाता हो, और वो भी उसी समुदाय की हो, वो भी कोई हिंदू समुदाय की नहीं है, वो भी कोई हिंदू समुदाय की नहीं है, और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को भगा के उसे देश से निकाल के, उसके बावजूद भी अत्याचार, दुराचार, पापाचार जितने भी चार हो रहे हैं वो बेचारे हिंदुओं पे हो रहे हैं, जो कि वहां पे बहुत अल्पसंख्यक हैं, वहां बहुसंख्यक नहीं है। और अल्पसंख्यकों के ही मंदिर जलाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बेटियां उठाई जा रही है, अल्पसंख्यकों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। तो ये जो विषय है ये हमारे देश में पहली बात नहीं, लेकिन आपको वहां पे क्या बात हो रही है, ऐसा हो क्यों रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग अपनी आवाज उठाते नहीं, हम लोग कभी एकजुट होते नहीं, हम लोग जातियों में बटे रहते हैं, हम लोगों को कुर्सियों से ही फुर्सत नहीं है। हम तो जब भी राजनीति करते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। हाँ। हम लोग अपने देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, बहुसंख्यकों को बचाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है। अरे यहाँ कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति का अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। और अगर बहुसंख्यकों को सरेआम काट भी दिया जाए, देश में ही काट दिया है, हमारे देश में ये घटना घटी है, हमारे देश में भी काट दिया जाता है तो सब चुप हो जाते हैं, मौन व्रत में चले जाते हैं। तो यही बातें यहाँ हो रही हैं। अभी मेरा ट्विटर पढ़िए, मैंने जब ट्वीट किया है उस पे कमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों की औकात कितनी है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, क्या भारत में जो अल्पसंख्यकों का हाल बांग्लादेश में है, क्या भारत में वैसा हाल है? क्या आपको लगता है भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यक सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं, क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति कभी आपको लगती है भारत में पैदा हो सकती है? नहीं, किसके लिए आप पूछ रहे हैं? बहुसंख्यकों के लिए पूछ रहे हैं कि? मैं अल्पसंख्यकों के लिए पूछ रहा हूं। जैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वैसे यहाँ पर भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो गौरव जी? आप एक टीवी चैनल के एंकर हैं और मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपको देश देख रहा है मेरी आवाज। हाँ, आप टीवी चैनल के, इतने बड़े टीवी चैनल के एंकर हैं, आप तो एक बात प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री मकान हाउस में जो जितने भी प्रधानमंत्री जो मकान बनाते हैं, हाउसेज बनाते हैं, सबसे ज्यादा किन के मकान बने? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटलों में कौन बेनिफिट ले रहा है?
आप चले जाइए सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो निश्चित तौर पे मानूंगा कि ना तो वो देश प्रेमी है और ना ही वो एक होता है ना कि कोई हम पर उपकार करता है तो उस उपकार को हम थैंक यू में कहते हैं कि जैसे हमें कोई रास्ता बता दे तो हम कहते हैं थैंक यू भैया आपने हमें रास्ता बताया। अगर इतना पाने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो वो थैंकलेस है, वो थैंकलेस है, सीरियसली वो थैंकलेस है। और उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ हमारे देश में जितनी सुरक्षित अल्पसंख्यक शब्द ही कम है, अब जो 18 करोड़ लोग हैं उनको अल्पसंख्यक अब नहीं कहना चाहिए, वो बाकायदा बढ़िया संख्या में है। और बांग्लादेश में देखें ना 22% थे, 8% रह गए, वहां 20% थे, पाकिस्तान में 1% रह गए। अल्पसंख्यक इनको कहते हैं कि जो हैं भी उनको भी मिटा दो, हमारे यहाँ तो जो है उनको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया देवकीनंदन जी, आप अमेरिका से हमारे लिए हमारे साथ जुड़े और अपना वक्त दिया हमें। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, सलमान खुर्शीद पर बीजेपी तक बिल्कुल सख्त पलटवार कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी इससे किनारा कर लिया, वो कह रहे हैं हमें मतलब नहीं है जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। तो फिर सलमान खुर्शीद ऐसा कह क्यों रहे हैं, क्या मकसद है उनका? देखिए, तो कांग्रेस का बहुत पुराना रवैया है गौरव जी, वो कहते भी हैं और बाद में वो पलट भी जाते हैं, लेकिन अपनी बंसा भी तय कर लेते हैं। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि सलमान खुर्शीद बोल दिए, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको किनारे कर दिए। तो ये कांग्रेस की ये दोगली नीति है कि उनकी मानसिकता उजागर हो गई है सलमान खुर्शीद के बयान से। और जिस तरह से चुनाव में इनकी हार हुई है, लगातार तीसरी बार हारी है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उसकी बौखलाहट साफ शब्दों में दिखाई दे रही। और उसके कारण से वो ये भी, उनको राष्ट्र के विरोध में भी बात करनी हो, खड़ा होना हो, मोदी जी से इतनी नफरत है कि राष्ट्र विरोध में भी यदि बात करना हो तो विपक्ष से चूक नहीं रहा है। और वो इसीलिए इस तरह के बयानबाजी, आप केवल उन्हीं के नहीं, आप शिवसेना का बयान देख लीजिए, आप आरजेडी का बयान देख लीजिए, उनके नेताओं का, सबका देख लीजिए। और इस देश में ऐसा नहीं कि इसको उकसाने की कोशिश नहीं हुई। सीए जो अभी कुछ 2 वर्षों पहले जो दंगे हुए थे, उसके पहले रामलीला मैदान में जो सभा हुई उसमें माँ बेटे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है, वो कह रहे हैं कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है, वो कश्मीर का भी जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नीचे नीचे कुछ पक रहा है। नहीं, वो तो इसलिए है ना क्योंकि ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको इन षड्यंत्र की चीजें, नकारात्मक चीजें, भ्रम फैलाना, ये सब ये काम कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि कब ये फल जो है सामने आ जाए। लेकिन देखिए, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता तो कोई नहीं, के शर्मा जी, मेरे साथ लेफ्ट पार्टी से मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सुन लीजिए, आप देर से जुड़े। विवेक श्रीवास्तव और ताहिर सईद दोनों ये कह रहे हैं, पीडीपी और लेफ्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि भाई हाँ, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। इन दोनों को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये तो इनकी सोच है ना, ये तो इनकी कल्पना है, ये आज से इनकी कल्पना है क्या? ये तो जब से इनकी पार्टी बनी है, कम्युनिस्ट कभी भारत के हुए हैं क्या? ये तो एक नंबर के भारत के, इस देश के विरोधी लोग हैं, ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। और इसका एक उदाहरण बताता हूं गौरव जी, अभी एक उदाहरण बता रहा था कि जो आंदोलन, जो सीए का आंदोलन हुआ या दंगा हुआ, उसके पहले रामलीला मैदान के अंदर जो भाषण दिए गए माँ बेटे के द्वारा, राहुल गांधी और इन्होंने क्या कहा कि सड़क पर उतरना होगा। और दूसरा, अभी विवेक श्रीवास्तव जी को बताता हूं मैं आना चाहूंगा इस बीच में। मैं आ रहा हूं विवेक जी, आप ही के पास। ताहिर सईद तो विवेक श्रीवास्तव दोनों का हमारे दोनों के पास। हमारे सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल, रुक जाइए, के शर्मा की बात पूरी हो जाए, छोटा छोटा रखिए, समय कम है। के शर्मा बात समाप्त कीजिए, के शर्मा बात समाप्त कीजिए। बस मैं इतना कह रहा हूं कि यहाँ पर रिटायर्ड मिलिट्री के पर्सन बैठे हुए हैं, सुनील पंडित जी बैठे हुए, तमाम राष्ट्र भक्त लोग बैठे हुए हैं। हाँ। ये कम्युनिस्टों ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा? ये लिखा कि भारत में जितने परमाणु बम हैं, परमाणु शक्तियां हैं, उन सबको समाप्त कर देंगे हम आएंगे तो। आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। जनरल बख्शी, अब आपका टर्न है, फिर विवेक श्रीवास्तव। पाकिस्तानी परमाणु देश बैठा, और ये कम्युनिस्ट किसके षड्यंत्र में इस तरह की बात? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। कांग्रेस खड़ा था। ओके, विवेक श्रीवास्तव 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। जनरल बख्शी का भी स्टेटमेंट आ जाए, फिर आपके पास आता हूं। ओके, केके जी, ओके, होल्ड ऑन, केके जी रुक। जनरल बख्शी आप बोलिए, फिर विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे। जनरल बख्शी पहले आप बोलिए। विवेक श्रीवास्तव मुझे 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। जनरल बख्शी का स्टेटमेंट आ जाए पहले। जनरल बख्शी पहले आप। देखिए, पूरी दुनिया के सामने इस इलेक्शन में जग जाहिर हो गया कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, और हमारी जो जनता जनार्दन कहती है, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है,
मोदी सरकार की तीसरी ये जो टर्म थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ था, फिर भी जनता ने उनको सरकार बनाने का मैंडेट दिया, ठीक है, और वो सरकार बनाकर चला रहे हैं। ऑपोजिशन जिसकी बहुत घट गई थी, उसको भी देखिए हमारे देश के लोगों ने, जनता ने बड़ा सोच समझ के उनकी जो नफरी है वो बढ़ा दी पार्लियामेंट में, ताकि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी हो सके और वो जो बैलेंस समन्वय एक प्रजातंत्र में होता है वो हो। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हमें भाषण दे रहा है, वहां क्या हो रहा है? बिल्कुल, वहां तो एक प्रेसिडेंशियल प्रत्याशी के ऊपर केस पे केस लगाए, और जब वो केसों से निकल आए तो उनको मार डालने की कोशिश की गई। आपने ऐसा कुछ बकवास भारतवर्ष में देखा है? पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, उसकी अपनी इकोनॉमी का फट्टा बैठ रहा है और अपना जिहादी मॉडल लेके वो सारे मुसलमान देशों पे थोपने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी इतनी वाइब्रेंट थी, इतनी अच्छी चल रही थी, वो भी भिखारियों का कटोरा लेके दुनिया के सामने चक्कर मारे, जैसे पाकिस्तान अभी मार रहा है। अरे साहब, उसको IMF ने मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि विरोधियों को लगा दिया तख्ता पलट में। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि विरोधियों को भारत के लोकतंत्र की खूबी नहीं दिखती, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा लगता है। विवेक श्रीवास्तव, देखिए किसको अच्छा लगता है? आपके इस चैनल में जब डिबेट शुरू हुई तो मैंने कहा साहब कि आधिकारिक तौर पे इंडिया अलायंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समर्थन देगा और सरकार डिसाइड करेगी नीति। नहीं, लेकिन आपने सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन भी किया, और यहाँ भाजपा का प्रवक्ता बैठ करके कह रहा है, भाजपा का प्रवक्ता नहीं, सही से भाजपा के प्रवक्ता नहीं, विवेक जी, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल भी इस डिबेट में डेकोरम बिल्कुल खराब ना हो। हम किसी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, डेकोरम मेंटेन कीजिए। और ये बोलिए, आपने सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन किया ना? नहीं, आप क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। भाजपा का प्रवक्ता मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, मतलब ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है। भाजपा का प्रवक्ता डिमीनिंग लैंग्वेज है। भाजपा के प्रवक्ता मतलब सम्मान तो देना पड़ेगा ना एक दूसरे को। नॉट एन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। नहीं, सम्मान दे रहा हूं मैं सर। क्या सम्मान की बात कर रहे हो? तो आप सलमान खुर्शीद के बयान को भी तो सम्मान दे रहे हैं। कम्युनिस्टों को देशद्रोही कह रहा है, कांग्रेस को देशद्रोही कह रहा है। आई एम सपोज्ड टू रिस्पेक्ट हिम। कह रहा है कौन सी लैंग्वेज होती है सर? कह रहा है कौन सी लैंग्वेज होती है? कह रहा है कौन सी लैंग्वेज होती है सर? कह रहे हैं। कह रहा है का क्या मतलब होता है? बिल्कुल कह रहा होगा। आप अगर लेफ्ट को देशद्रोही कहोगे, कह रहा है, कहूंगा। अरे तो हो भैया, आपके कर्म रहे 70 साल इस देश ने आपके यही देखे। तुम्हारी तरह हिंदू मुसलमानों के दंगे नहीं करवाता। चाटुकार, चीन के दलाल पे आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ पे आ रहे हैं। चीन के दलाल रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। के शर्मा, आपसे भी रिक्वेस्ट है, के शर्मा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, दलाल वाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये इतिहास है कम्युनिस्टों का। नहीं तो आप शब्द कुछ दूसरा इस्तेमाल कर लीजिए, चीन के समर्थक बोल दीजिए, दलाल शब्द का इस्तेमाल मत करिए। हाँ बोलिए विवेक श्रीवास्तव बोलिए। विवेक श्रीवास्तव, के शर्मा रुकिए, के शर्मा रुकिए, आपका टर्न नहीं है। विवेक श्रीवास्तव बोलिए। ये 100 चूहे खा के बिल्ली बड़ी क्लियर सी बात है। हमने कभी भी, अरे के शर्मा जी सुनिए, कैसे लिखा? हमारी और आपकी हजारों डिबेटें हुई हैं। समाप्त करने की बात कैसे लिखा है आपने अपने घोषणा पत्र में? तो आप जल्दी करिए, मुझे ताहिर सईद के पास भी जाना है। जल्दी बोलिए विवेक श्रीवास्तव, आप बोलिए। सुन लीजिए। हाँ, लेट मी सी। देखिए, सबसे पहली चीज है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड डिसआर्मामेंट के प्रोग्राम का एंडोर्समेंट है वो। उसका अर्थ ये नहीं होता कि हम सत्ता में आएंगे तो हम उठा करके सारा न्यूक्लियर आर्सेनल बर्बाद कर देंगे। इट इज एन एंडोर्समेंट ऑफ द वर्ल्ड डिसआर्मामेंट बाय यूनाइटेड नेशंस। कृपा करके इस फर्क को समझिए आप। दूसरी चीज, अगर इस देश की रूलिंग पार्टी सारे विपक्ष को देशद्रोही कहेगी तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं सीधी बात कहूंगा, और इसी बात को सलमान खुर्शीद ने कहा है। शांति का पाठ पड़ेगा। इसी बात को सलमान खुर्शीद से कहा है। नहीं, एक मिनट, के शर्मा, जो आपकी बात का समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा क्या? जो आप वो किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा का समर्थक है। आप मुझे इतना बताइए, क्या देश, भारत जैसा देश जिसके दो बगल सब न्यूक्लियर वेपन से जो समृद्ध देश है,
सबके पास है, और भारत को ये समझा रहे कि हम आएंगे। अरे उसका तो हम उत्तर मैंने दे दिया है कि वी आर एंडोर्सिंग द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा रुकिए, हो गया। आपस में लड़ने लग गए आप लोग भाई। ताहिर सईद को लाइए, ताहिर सईद को लाइए। आपस में लड़ने लग गए, आपस में लड़ने लग गए आप लोग। ताहिर सईद को लाइए। ताहिर सईद, कौन सा ऐसा मौका है जब आपकी पार्टी इस देश की सरकार के साथ खड़ी होगी? कोई ऐसा मुद्दा है जहां पर आप इस देश के साथ उस समय राजनीति भूल जाएंगे और कहेंगे नहीं, जो इस देश की सरकार की नीति है वही हमारी नीति है? कोई ऐसा मौका है? आपने विदेश नीति पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं करूं। देखिए गौरव जी, एक दो बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहूंगा। पहले आपने ये कहा कि मैंने डिबेट में कहीं ये कहा कि यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। मैंने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जहां मैंने ये कहा होगा कि लोग सड़कों पे आकर यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात करेंगे। नहीं, आपने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। आपने कहा हमें सबक सीखना चाहिए। नहीं, मैंने कहा हमें उन चीजों से सबक सीखना चाहिए। आप प्लीज गौरव जी, मैं अच्छा ठीक है, तो आप क्लियर कीजिए आपने क्या कहा, बताइए, आप क्लियर कीजिए। अगर आप मुझे बात, हाँ देखिए मैंने सिर्फ एक बात कही है। मैंने कहा कि हमें इन चीजों से सबक सीखना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात, कोई ये भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जी आतंकवाद खत्म हो गया है। मुझे आप गौरव जी एक बात बताइए, क्या आपको मालूम है कि 2019 से लेकर आज तक 600 के करीब टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में हुए? किसने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? मारे गए 250। मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप अभी जम्मू कश्मीर को ला रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ी बदकिस्मती मैं वो ग्राफिक्स फिर से लाता हूं, ग्राफिक्स फिर से लाइए। एक चीज को मिक्स में लाकर, नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। मैंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड घटनाएं हैं उनमें कमी आई है आतंकी घटनाओं में, ये मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गया। वो दिखाइए जरा ग्राफिक्स इनको। आपके पास डेटा है? कोई ऑफिशियल डेटा तो दीजिए मुझे, मैं करेक्ट कर लूंगा। कोई ऑफिशियल डेटा तो दीजिए। बिल्कुल, मैं तो ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं ना। मैं तो आपको ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं कि अगस्त 2019 से लेकर आज तक 684 टेरर अटैक्स हुए हैं। मैं आपको ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं ना। 250 के करीब हमारे सिर्फ जो है सेना के जवान जो है वो मारे गए। हमारे आम सर किस एजेंसी का डेटा है? 80 के करीब मारे गए। किस एजेंसी का डेटा है? कश्मीरी पंडित जो हैं जो किस एजेंसी का डेटा है? नहीं निकले थे वो आज मेरे पास जो ऑफिशियल डेटा मैं बताता हूं, सुनिए, मैं आपको बताता हूं, सुनिए, मेरे पास ऑफिशियल डेटा मैं बताता हूं। 2018 में कुल 218 हत्याएं हुई थी केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। सुनिए सर, साहब सुनते नहीं है सर। 2019 में 231 हुई। सुनिए सर, 2020 में ये घट के 205 हो गई, 2021 में घट के ये फिर 138 हो गई, 2022 में थोड़ी बढ़ी, लेकिन 2023 में फिर ये, सुनिए, 2023 में घटकर ये 62 हो गई। 2024 में अभी तक जो है वो यहाँ पर वो अभी तक 50-60 के आसपास है। अब आप कौन सा डेटा लेकर यहाँ पर बैठ गए मुझे पता नहीं। मैं अभी लेकिन आतंकवादी घटनाओं पे बात नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ जम्मू कश्मीर का रेफरेंस लेकर सलमान खुर्शीद ने जो कहा उनको आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं, आपने देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में जो उन्होंने कहा, मुझे आप ये बताइए, क्या आपको नहीं मालूम है जम्मू कश्मीर में? सर समय नहीं है, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आपको नहीं मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोगों में बड़ा ना बेचैनी है? क्या आपको नहीं मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बेरोजगारी जो है सबसे अरूज पर है? सरकारी नौकरियां नहीं है, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिए। मैं आपको जवाब देता है यहाँ पर सुशील पंडित से, मैं आपको भी जवाब देता, लेकिन मुझे इतना मालूम है सर कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में अच्छा काम हुआ है। रिजल्ट दिखने में समय लग सकता है, लेकिन वहां पर अब कुछ चिंताएं भी हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चिंताएं नहीं है, लेकिन एकदम से चीजों को खत्म कर देना, एकदम से चीजों को हटा देना और ये कहना कि सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं बांग्लादेश से हमें सबक लेना चाहिए, सबक हम उस कंट्री से क्यों ना ले जहां पर चीजें अच्छी हो रही हैं? हम सबक वहां से क्यों ना ले जहां पर और ज्यादा हमसे तरक्की हो रही है?